हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूपीएसआई के लिए पॉलिटी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, पहली क्लास में आपको करा चुका हूँ और हम नेक्स्ट क्लास अपनी मूल अधिकार पर लेंगे, जिसमें हम पहली क्लास में हम अनुसूचियाँ और संविधान का भाग 1 और भाग 2 नागरिकता को हम कर चुके हैं। उसमें आज हम करेंगे भाग 3, जिसमें कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। इसको दोस्तों हम विस्तार से करेंगे और आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने मेरी क्लास देख ली तो आपको कहीं और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों, अगर नोट्स नहीं बनाए तो साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना और नोट्स अपने साथ में बनाते हुए चलना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। हम देख लेंगे भाग 3 में हमारे ये मूल अधिकार दिए हुए हैं। इनको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी कहते हैं। और ये कहाँ से लिए गए? ये यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। तो दोस्तों, हम इसमें देख लेंगे जो मूल अधिकार है भाग 3 में, यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद हमारे 12 से 35 तक इसके अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, एक बार हम इसमें देख लेंगे मोटा मोटा कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से संबंधित है। समता का अधिकार जो है इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक आते हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28 इसके अंतर्गत आते हैं। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार जो है आर्टिकल 29 और 30 इसके अंतर्गत आते हैं। और हमारा जो लास्ट हो जाता है आर्टिकल 32, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। दोस्तों, आपने अधिकतर जो पढ़ा होगा आर्टिकल 32 तक पढ़ा होगा, लेकिन हम इसमें ये भी देखेंगे कि आर्टिकल 32 के जो सब क्लोज 4 तक दे रखे हैं, आज हम उनको भी देखेंगे। यानी 32(1), 32(2 इस तरीके से बिल्कुल विस्तार से करेंगे। और आपसे इसे वादा करता हूँ कि आपने अगर इस क्लास को पूरी लास्ट तक देख लिया तो कहीं आपको मूल अधिकार पढ़ने की जरूरत नहीं है और कहीं और इसकी थ्योरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। बस आप जो है क्लास में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। इसमें देखेंगे हम अनुच्छेद हमारा 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 कहता है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, हम इसमें देख लेंगे कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं हमारे। तो संसद तथा केंद्र सरकार ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। राज्य का विधानमंडल तथा राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य अधिकारी ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम देख लेंगे जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं। ठीक है, तो जो स्थानीय प्राधिकारी हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, और उनके कार्य क्या होते हैं। जो न्यायपालिका बोर्ड, नगर पंचायत आदि होते हैं, जिन्हें आदेश जारी करने का भी अधिकार होता है एवं लागू करने की शक्ति भी इनके पास होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें देखेंगे हम जो अन्य प्राधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं। प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण जो होता है इनका सरकार के हाथ में होता है। कोई संस्था जो लोक कल्याण का कार्य करती हो और सरकार से उसका जो है सीधा संबंध हो, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, सेल, वेल, एनटीपीसी, ठीक है, इंडियन ऑयल, इस तरीके से जो इनका जो स्वामित्व होता है ये सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम हमारा अनुच्छेद 13 क्या कहता है। राज्य यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाए जिससे मूल अधिकार सीमित हो तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। यदि राज्य ने कोई संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया जिससे हमारे जो मूल अधिकार हैं वो सीमित हो जाते हैं तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे हम समता का अधिकार। समता के अधिकार में हमारा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं। इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 का ए हम देखेंगे कि विधि के समक्ष क्षमता, ये कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, इसको आप जो है ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये अभी जो हमारा हाल फिलहाल में यूपी कांस्टेबल का हमारा एग्जाम्स हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि विधि के समक्ष क्षमता ये भारत में जो है किस संविधान से लिया गया है, किस यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूपी कांस्टेबल में। ठीक है, यूपीपी में। और आगे देखेंगे हम 14 का बी हमारा क्या कहता है कि विधियों का समान संरक्षण, यह यूएसए के संविधान से हमने लिया है। आर्टिकल 15 हमें कहता है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव का जो प्रतिषेध होगा। यानी कि जो राज्य है इन 5 आधारों पर, ये 5 आधार में दिए गए, इन पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे देखेंगे आर्टिकल 15 का फर्स्ट हमें क्या कहता है। राज्य इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। जो 5 आधार मैंने आपको आर्टिकल 15 में अभी बताए। आर्टिकल 15 का 2 क्या कहता है कि प्राइवेट सेक्टर भी इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि जो हमारा सरकार होगी वो भी इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगी और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनमें भी इन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 का 3 जो है ये क्या कहता है, इसमें महिलाएं एवं बच्चे अनुच्छेद 15 का जो है इसका अपवाद है। यानी कि जो आर्टिकल हमारा 15 है इसका अपवाद जो है महिलाएं एवं बच्चे इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 का 4 हमारा क्या कहता है, राज्य यदि चाहे तो अनुसूचित जाति,
अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान कर सकता है। किसमें कर सकता है? शैक्षणिक संस्थान आरक्षण जो है उनमें दे सकता है, ठीक है। और यह पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसमें जो है किस केस के द्वारा जोड़ा गया था? एक केस स्टडी आई थी, चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में। यह उसके बाद में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। आर्टिकल 15 का 5 हमारा क्या है? यह 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसमें क्या कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया था, ठीक है। दोस्तों बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, यदि आपने आपने कहीं और से पढ़ा है, तो आप एक बार इस क्लास को देख लेना। आपको कुछ नया ही बेहतर सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जो आपके उस नोट्स में नहीं हो तो यहाँ से ऐड ऑन करते हुए चलना। और क्लास में जो है दोस्तों लास्ट तक बने रहना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कहीं और इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और आप पॉलिटी में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम ओबीसी को जो है हम 1993 में मंडल आयोग बीपी मंडल यानी कि बिंदेश्वरी पाठक मंडल द्वारा सरकारी नौकरी में 20% आरक्षण दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद में एक अधिनियम आया था, केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006। दोस्तों ये अधिनियम भी यूपीएसआई में बहुत पूछे जाते हैं। जो 2021 का एग्जाम हुआ था हमारा, उसमें काफी अधिनियम पूछे गए थे, ठीक है। आगे देखें हम जो हमारा आर्टिकल है 15(6), ठीक है। यह 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसमें क्या कहा गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया था आर्टिकल 15(6) के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने हमारी संविधान संशोधन वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देख लेना, क्योंकि उसमें जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनको कराया गया है, जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होंगे। आर्टिकल देख लेंगे 16 का फर्स्ट हमारा क्या है, इसमें समता का अधिकार दे रखा है आर्टिकल 16 के फर्स्ट में, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम आर्टिकल 16 का सेकंड हमारा क्या कहता है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, वंशक्रम, निवास स्थान पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि राज्य इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल हमारा 16 का सेकंड कहता है। 16 का थर्ड हमारा क्या कहता है कि संसद यदि चाहे तो किसी राज्य के निवास स्थान संबंधित शर्तें लागू भी कर सकती है। और ये संसद ने जो है कानून बनाकर किया भी था, यानी अधिनियम लेकर के आई थी। तो इसमें एक अधिनियम आया था हमारा, लोक नियोजन निवास स्थान संबंधी शर्त अधिनियम 1957 में ये लाया गया था। और दोस्तों इसमें बता दूं ये 4 राज्यों में लागू हुआ था। और इसको और हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। 1957 में ये लोक नियोजन निवास संबंधी शर्त अधिनियम आया था और इसको 1974 में समाप्त कर दिया गया था। और ये 4 राज्यों में लागू हुआ था, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और आंध्र प्रदेश में ये लागू हुआ था। 57 में आया, 74 में इसको खत्म कर दिया, 4 राज्यों में लागू हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे हम आर्टिकल हमारा 16 का 4 क्या कहता है, पिछड़े वर्ग यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी राज्य के अनुसार राज्य की सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व ना हो इनका, तो राज्य इन्हें आरक्षण भी दे सकता है सरकारी नौकरियों में। यदि मान लो किसी भी सरकारी पद पर एससी, एसटी और ओबीसी के जो प्रतिनिधित्व बहुत कम है लोग यानी नौकरियों पर, तो सरकार जो है उन्हें आरक्षण दे करके उनका प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकती है, ठीक है। आर्टिकल हमारा 16 का 5 क्या कहता है, राज्य धार्मिक संस्थानों में नियुक्ति करते समय भेदभाव करेगा, यह राज्य को अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये किस आधार पर करेगा? मान लो किसी मंदिर में किसी पुजारी की नियुक्ति होनी है, ठीक है, तो वहां पर वह भेदभाव करेगा, वहां पर किसी हिंदू की ही नियुक्ति करेगा। या मान लो किसी बड़ी मस्जिद है कोई, उसके अंदर नियुक्ति होनी है, तो वहां किसी मुस्लिम को ही नियुक्त करेगा, ना कि किसी हिंदू या अन्य किसी धर्म के व्यक्ति को। तो वहां पर राज्य को भेदभाव करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 16 का हमारा भाग आर्टिकल 16 का जो पार्ट है हमारा 6 क्या कहता है, इसमें जो है इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे देखेंगे हम आर्टिकल हमारा 17 क्या कहता है, इसमें जो है अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत का अंत इसमें जो है किया गया आर्टिकल 17 के द्वारा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम यह 1955 में आया था। और दोस्तों एक अधिनियम हो रहा था जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, नागरिकता अधिनियम, वो भी 1955 में ही आया था। इसमें इसका पहला पॉइंट देख लेंगे हम, किसी व्यक्ति को पूजा स्थल, अस्पताल, सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका नहीं जाएगा, ठीक है, वह कहीं भी जा सकता है। इसी के साथ ही एक हमारा एक्ट आया था, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में आया था। दोस्तों ये एक्ट जो है आप इनको जो है इनका जो वर्ष है उसको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका जो हमारा अगला पॉइंट है हम इसको देख लेंगे, यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का जाति के आधार पर शोषण होगा तो वह दंडित किया जाएगा। मान लो किसी कोई जो है किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर शोषित किया जाता है, तो जो व्यक्ति उसको शोषित करेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा
धर्म, इतिहास या अन्य आधार पर छुआछूत को बढ़ावा दिया तो भी उसको दंडित किया जाएगा। मान लो कोई धर्म या इतिहास के आधार पर जो है किसी को छुआछूत के को बढ़ावा देगा, तो जो उसको बढ़ावा देगा उसको जो है कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी और उसे जो है दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। SC/ST एक्ट 1989 अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से निवारण अधिनियम 1989 में आया था। और दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारी जो क्लासेज हैं ये थ्योरी बेस्ड जो पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद में जो ये अधिनियम है हमारे, तो हम जो है जो महत्वपूर्ण अधिनियम है जैसे SC/ST हो गया, पोस्को हो गया, ये एक्ट है, हम इनको जो इनकी धाराएं हैं, अध्याय हैं, उनको बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। ठीक है, आगे देख लेंगे हम। आर्टिकल हमारा 18 क्या कहता है, इसमें उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत कैसे है कि राज्य शिक्षा व सेना को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा, वह सिर्फ राज्य जो उपाधि देगा वो शिक्षा और सेना के क्षेत्र में देगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मैंने आपको बताया था ये किसमें, ये आर्टिकल 19 से 22 तक दे रखा है। ठीक है, और ये हमारा आर्टिकल 19 का एक क्या कहता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और ये किन्हें प्राप्त होता है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं, हम आगे चलेंगे। आर्टिकल 19 का बी क्या कहता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि आप भारत में कहीं भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का सी कहता है कि संघ, संगठन एवं समितियां बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19 सी के तहत आप जो है संघ या संगठन एवं समिति बना सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 19 का डी हमारा क्या कहता है कि भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है। ठीक है, राज्य अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए मना कर सकता है, यानी कि आप कहीं ट्राइबल एरियाज में जा रहे हैं और वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है आपके जाने से, तो राज्य वहाँ जाने पर रोक लगा सकता है, ये राज्य को अधिकार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19 का ई हमारा कहता है कि भारत में कहीं भी बसने का अधिकार है, लेकिन 2019 से पहले आप जो है जम्मू कश्मीर में जाकर के नहीं बस सकते थे, क्योंकि वहां पर आर्टिकल 370 विशेष अधिकार, उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद में उसको जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन आप वहां पर भी आप जमीन लेकर के रह सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल देख लेंगे हम 19 का ई हमारा ये तो रिपीट हो गया हमारा। आर्टिकल 19 का एफ हमारा क्या कहता है कि संपत्ति को अर्जित अथवा धारित करने का अधिकार है आर्टिकल 19 एफ के द्वारा। लेकिन इसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की जो सरकार आई थी हमारी 1978 में, इसको जो है उस टाइम समाप्त कर दिया गया और इसको जो है कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार हमारा बना दिया है, जो आर्टिकल 300 के फर्स्ट ए में है। ठीक है, और आर्टिकल 19 का जी हमारा क्या कहता है कि व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 19 जी के तहत हम जो कोई भी व्यापार भारत के अंदर या व्यवसाय अपना कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि राज्य तकनीकी अर्हता लागू कर सकता है। मान लो आपको मेडिकल खोल करके बैठना है, तो आपने मान लो आपने डिग्री वगैरह आपके पास है नहीं और आपने मेडिकल खोल करके बैठ गए, तो जो हमारा राज्य है उसने जो है इस पर प्रावधान लगा रखे हैं कि अगर आपके पास अर्हता है, उस लायक हैं आप, डिग्री है आपके पास, तभी आप उसको जो खोल करके बैठेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, राज्य यदि राज्य चाहे तो व्यापारिक एकाधिकार भी कर सकता है, राज्य उसको जो अपने अंडर में भी ले सकता है किसी भी व्यापार को। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे देखेंगे। आर्टिकल 20 हमारा क्या कहता है कि कुछ दशाओं में अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण है। ठीक है, आर्टिकल 20 को जो है हम थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। इसका पहला पॉइंट है भूतलक्षी दंडित विधियों से संरक्षण। तो कुछ दोस्त हमारे नए होंगे, उन्हें ये नहीं पता होगा कि भूतलक्षी दंडित विधियां क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो भूत यानी पास्ट में जाकर के दंड का प्रावधान करती हो। इसका मतलब यह है कि मान लो आपने 2020 में कोई कृत्य कर दिया, ठीक है, और उस कृत्य की सजा से संबंधित कोई भी अधिनियम या एक्ट वगैरह या कोई कानून 2020 में नहीं था, लेकिन उस कृत्य से संबंधित जो कानून बनाया गया उसको 2024 में बनाया गया, तो जो आपको दंडित उसमें जो आपने 2020 में आपने जो वो कृत्य कर दिया, उससे संबंधित जो अधिनियम है वो 2024 में बना, तो आपको उसके लिए सजा नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ है हमारा ये। ठीक है, इसका अगला पॉइंट ये कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि एक ही अपराध के लिए दंड मिल चुका है तो पुनः वही केस चालू नहीं होगा। मान लो आपने 2023 में कोई आपने अपराध कर दिया है, ठीक है, और आपको जो उसके लिए दंड मिल चुका, आप जो है उस जो आपने अपराध किया था उससे संबंधित आप जो है 2023 में जेल काट के आ चुके हैं 2 साल की। ठीक है, और वही केस जो है दोबारा 2024 में खुल जाता है, तो आपको उसके लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाए, क्योंकि आप जो उसके लिए एक बार अपराध जो है जो आपने किया था उसके लिए आप सजा भुगत चुके हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे हम, ट्रायल होने के बाद केस पुनः चालू हो सकता है, ये भारत के अंदर है। यदि ट्रायल हुआ तो उस पर जो दोबारा भी ट्रायल हो सकता है, लेकिन अपवाद इसके क्या है, यूएसए और इंग्लैंड में ट्रायल होने पर भी केस शुरू नहीं होगा। ये यूएसए और इंग्लैंड जो है इसके
अपराध जो अपवाद है। ठीक है, आगे देख लेंगे हम। आर्टिकल 21 हमारा कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, विधि द्वारा इसे छीना जा सकता है। आर्टिकल 21 जो है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आर्टिकल जो 21 है इसको भी विधि अथवा कानून बना करके छीना जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 21 का क्या हमारा क्या कहता है, इसमें शिक्षा का अधिकार है, इसको 86वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, और इसी के साथ ही 1984 में कर्नाटक शिक्षण संस्थान एक अधिनियम आया था 1984 में। दोस्तों मैं बता दूं ये अधिनियम क्यों लेकर के आया गया था। ठीक है, ये लाया गया था मोहिनी जैन उत्तर प्रदेश बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के द्वारा। और ये इसमें बता दूं आपको, ये मोहिनी जैन जो थी ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और ये कर्नाटक में पढ़ने के लिए गई थी। तो वहां पर जो ये था, जो बाहर का अन्य राज्य का बच्चा था उससे 60,000 रुपये फीस ली जा रही थी, और जो कर्नाटक का बच्चा था वहां से जो कर्नाटक का बच्चा था उससे जो कर्नाटक का निवासी था उससे 20,000 रुपये फीस ली जा रही थी। तो वहां पर ये भेदभाव हो रहा था। तो इसी को खत्म करने के लिए जो है मोहिनी जैन ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो उसी के बाद में जो 1984 में कर्नाटक शिक्षण संस्थान अधिनियम आया था, और सर्व शिक्षा अभियान जो है हमारा ये 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, इसमें देख लेंगे आर्टिकल हमारा, इसमें देखेंगे कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत और हमारा क्या क्या आता है। इसमें हमारा आ जाता है निजता का अधिकार, ठीक है, आजीविका का अधिकार, प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार, अभियुक्त एवं दोष सिद्धों से अधिकार, हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती इसमें आपको, और शीघ्र विचारण होगा, और मुक्त विधिक सहायता भी आपको मिलेगी इसमें। यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली है तो वह शीघ्र ही उसको फांसी होनी चाहिए। दोस्तों आज की क्लास को हम इतने ही रखेंगे, क्योंकि हम मूल अधिकार जो है हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगर आपने एक बार हमारी जो क्लास है इनको पूरा तरीके से कर लिया तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और आप इस क्लास को, हमारी जो इन क्लासेस को कंटिन्यू देख लीजिए, तो यूपीएसआई में आपको पैड बैच लेने की भी जरूरत नहीं होगी, पॉलिटी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और दोस्तों इतनी मेहनत लगी है कंटेंट को बनाने में, बिल्कुल डीपली तरीके से कंटेंट बनाया गया, तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आर्टिकल 22 देखेंगे दोस्तों हम। आर्टिकल 22 में हमें क्या दे रखा है, आर्टिकल 22 हमारा ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण। थोड़ा हम पेन बड़ा कर लेंगे, पेन का साइज। आर्टिकल 22 में दोस्तों हमारा ये दे रखा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि निवारक निरोध का क्या अर्थ होता है इसमें। तो हम इसमें पहला पॉइंट अपना ये देख लेंगे कि अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार एवं अपनी पसंद का वकील करने का हमें अधिकार होगा। ठीक है, अपनी यदि हमें कोई पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो हमें अपना कारण जानने का अधिकार होगा कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, और हमें अपनी पसंद का वकील करने का भी अधिकार होगा। अगला पॉइंट है इसका, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का भी हमें अधिकार होगा। ठीक है, आर्टिकल 22 के तहत। और इसमें बता दूं जो अपवाद है इसका, आर्टिकल 22 का, ये फर्स्ट और सेकंड ये शत्रु देश के नागरिक को नहीं दिए जाते। यानी कि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है और वो भारत में आकर के ऐसा कोई काम कर देता है, ठीक है, जो ये वो शत्रु देश का नागरिक कहलाएगा, और उसको ये आर्टिकल 22 का हमारा फर्स्ट और सेकंड ये नहीं दिए जाएंगे। और जिसे निवारक निरोध के द्वारा गिरफ्तार किया गया हो उसे भी ये नहीं दिया था। इसमें बता दूं आपको निवारक निरोध का अर्थ है इसमें शक के आधार पर जो है गिरफ्तारी, शक के आधार पर गिरफ्तारी, यह निवारक निरोध का अर्थ है। और इसमें जो एक लिमिट होती है कि शक के आधार पर गिरफ्तारी कितने समय के लिए आपको जो है कस्टडी में रखा जा सकता है। तो मैक्सिमम जो है 3 माह तक आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक आपको कस्टडी में, 3 महीने तक रखा जा सकता है शक के आधार पर। ठीक है, यही हमारा निवारक निरोध है। आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे। आगे हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें मैंने आपको बताया ये आर्टिकल 23 से 24 तक इसमें दे रखे हैं। ठीक है, 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 23 हमारा ये कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का निषेध है, ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या है कि मानव का क्रय विक्रय नहीं होगा, दास प्रथा पर निषेध होगा, महिलाओं को जबरदस्ती वेश्या बनाने पर जो है निषेध होगा, और बलाश्रम यानी कि बल के आधार पर कराया गया श्रम। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है वो आपसे ज्यादा ताकतवर है और आपको वो बल के द्वारा, मतलब डरा धमका के आपसे काम कराता है, तो उस पर भी जो है आर्टिकल 23 के द्वारा निषेध लगाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। आर्टिकल हमारा 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतरनाक नियोजन में निषेध है। यानी कि वो फैक्ट्री और कारखाने आदि में काम नहीं कर सकते 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। ठीक है, दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और ऐसे ही डीप कंटेंट हम करेंगे जिससे कि यूपीएसआई में
हम अच्छा अपना स्कोर कर सकें। और आप जिस भी किसी एग्जाम्स में पॉलिटी अपना जीएस पूछी जाती है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने हमारी क्लास पूरी देख ली, तो आप मौलिक अधिकार, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और यहाँ से आप अच्छे अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये मैंने बताया था आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये आर्टिकल हमारा 25 से 28 इसके अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 25 का फर्स्ट हम देखेंगे कि धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार आर्टिकल हमें 25 का फर्स्ट देता है। ठीक है, आर्टिकल 25 का हमारा सेकंड क्या कहता है कि लोक स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, सदाचार आदि को पर प्रभाव ना पड़े अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते समय। यदि आप जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उससे किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को और या फिर लोक व्यवस्था पर या किसी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, मान लो जो है अपना आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लाउड स्पीकर बजा करके, और उससे जो है पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, उससे जो है पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, तो राज्य जो है उसको जो है सीमित कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम आर्टिकल हमारा 26 क्या कहता है। इसमें जो है धार्मिक संस्थानों को प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है, यानी धार्मिक संस्थान जो है प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि अपनी एक टीम बना करके, एक संगठन बना करके वहाँ की जो देखभाल कर सकते हैं। जैसा कि हमारा ये हो रहा है कि तिरुपति बालाजी बोर्ड हमारा बना हुआ है, एक शिरडी साईं बोर्ड बना हुआ है, और माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना हुआ है। ये वहाँ की देखभाल, वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, और इसमें यदि कोई राज्य धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मान लो कोई राज्य जो है किसी एक धर्म को प्रायोरिटी दे रहा है और अन्य किसी धर्म को वो मान्यता नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और ये एक केस हमारा आया था एसआर बनाम बॉम्बे राज्य, क्योंकि ऐसा बॉम्बे में हो रहा था। ठीक है, तो एसआर बनाम बॉम्बे राज्य ये हमारा एक केस था। ठीक है दोस्तों, जो केस जिस आर्टिकल से संबंधित है मैंने उसको उसी के साथ में अटैच करके रखा है। ये नहीं कि मैं केस स्टडी सबको एक ही साथ लेकर के आया हूँ, इससे आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, इसलिए मैं जो केस है उसको उसी आर्टिकल के साथ में लेकर के आया हूँ, जिससे आपको जो है समझने में भी आसानी होगी। और सर दोस्तों जो है नोट करते हुए आप जो है साथ में नोट करते हुए चलना। ठीक है, आगे देखेंगे हम आर्टिकल 27 हमारा क्या कहता है कि किसी भी धर्म को कर किसी भी धर्म विशेष को कर न देने का अधिकार है हमें, यानी कि कोई व्यक्ति हमसे कर मांगता है धर्म को लेकर के कि आप हिंदू हो तो आप हिंदू धर्म के लिए कर दीजिए, टैक्स दीजिए, तो आपको अधिकार है, आप टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर शुल्क मांगा जा सकता है, यानी कि मान लो कहीं मंदिर या मस्जिद बन रहा है, तो आपसे धर्म के नाम पर शुल्क मांगा जा सकता है, और वह आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, उस पर आप देने के लिए भी बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, आर्टिकल हमारा 28 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त न करने का भी आपको अधिकार है, यानी कि जो शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है, तो आपका अधिकार है कि आप उसमें धार्मिक शिक्षा पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते। ठीक है, और आगे हम देखेंगे जो हमारे शिक्षण संस्थान है किन में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और किन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, उनको भी हम बिल्कुल डीप तरीके से देखेंगे। ठीक है, जो शिक्षण संस्थान है हमारे, पहला हमारा किस तरीके का होता है, जो राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हो उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि जिनका वित्त पोषण यानी भरण पोषण जो देखभाल वगैरह है वो सरकार के अंडर में हो रही है, तो उसमें आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा जो राज्य सरकार द्वारा अंशतः वित्त पोषित हो शिक्षण संस्थान, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि उसमें जो थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत जो वित्त आ रहा है वो सरकार की तरफ से आ रहा है, बाकी वो खुद अपने बल पर कर रहे हैं, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। एक हमारा तीसरे तरीके का शिक्षण संस्थान ये होता है कि जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं हो पर सरकार से मान्यता प्राप्त हो। आप देख लेते कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं लेकिन सरकार से उनके पास कुछ नहीं आता, लेकिन उस पर लिखा हुआ होता है कि सरकार द्वारा, यानी यहाँ उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, या किसी अन्य राज्य का है तमिलनाडु का तमिलनाडु सरकार द्वारा मान्यता है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, उस तरीके से तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन व्यक्ति की अनुमति से दी जाएगी, यानी कि मान लो वहां पर जबरदस्ती नहीं होगी, यदि व्यक्ति चाहेगा तो धार्मिक शिक्षा ले भी सकता है, यदि व्यक्ति नहीं चाहता है तो धार्मिक शिक्षा नहीं लेगा, यह व्यक्ति की अनुमति से ही होगा, आप उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। आगे देख लेंगे हम अगला हमारा शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, तो इसमें हमारा ये आर्टिकल 29 से 30 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हमारे आर्टिकल 29 का फर्स्ट हमारा इसमें यह कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा अथवा लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार हमें आर्टिकल 29 का फर्स्ट हमें देता है। ठीक है, आर्टिकल 29 का सेकंड क्या कहता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान धर्म, जाति, मूलवंश, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 30 हमारा क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान के प्रबंधन
एवं खोलने का अधिकार आर्टिकल 30 के तहत ये दिया गया है। दोस्तों नोट करते हुए आप साथ में चलना, ठीक है, और आप जो है क्लास को शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। आगे देखेंगे हम, इसमें जो है आर्टिकल हमारा 30 है, इससे संबंधित एक केस स्टडी आई थी हमारी, ये थी वो सेंट जेवियर बनाम गुजरात राज्य, ये केस आया था आर्टिकल 30 के तहत। और इसमें कहा गया था कि इस केस में जो कहा गया था, अपनी प्रबंधन समिति चुनने का हमारा अधिकार है, ठीक है, और शिक्षा का माध्यम भी चुनने का अधिकार है। यानी शिक्षा का माध्यम हम इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम भी रख सकते हैं, इस तरीके से। आर्टिकल 30 का जो सेकंड है वो क्या कहता है कि राज्य किसी संस्था को वित्त भेदभाव के आधार पर नहीं देगा। यानी कि राज्य जो है किसी भी संस्था को यदि वित्त देता है तो उसमें वह जो है भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, सबको एक समान रूप से लेकर के चलेगा और उसमें जो है भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। आगे देख लेंगे हम आर्टिकल 31 का फर्स्ट हमें क्या कहता है कि आर्टिकल 31 ये इसमें कहता है कि संपत्ति के अर्जन का अधिकार आर्टिकल 31 में है। आर्टिकल 31 जो होता है संपत्ति के अर्जन का अधिकार है नहीं, ये वर्तमान में नहीं है, लेकिन ये पीछे था, ठीक है। इसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार ने इसको जो है खत्म कर दिया गया था, और इसको जो वर्तमान में विधिक अथवा कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और ये आर्टिकल 300 ए में इसको रख दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे देखेंगे आर्टिकल 31 का ए हमारा क्या कहता है। दोस्तों इसमें जो है मैं आपको करा रहा हूँ आर्टिकल 31 ए, 31 बी और 31 सी, तो आप इसमें ये मत सोचना कि ये ज्यादा डीप में करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मिलान में दे करके हमसे पूछ लेता कि किसका मिलान किससे है, ठीक है, कथन में दे करके हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम इसमें देखेंगे आर्टिकल 31 का ए हमारा क्या कहता है कि संपदा के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वालों की जो है बचत दी गई है आर्टिकल 31 के फर्स्ट में। और ये जो कब जोड़ा गया था, ये पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 31 का बी हमारा ये कहता है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन आर्टिकल 31 बी के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 31 का सी हमारा क्या है, कुछ निर्देशों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत है। यह 25वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देख लेंगे आप दोस्तों, आपने जो अधिकतर पढ़ा होगा आर्टिकल 30 पढ़ा, आर्टिकल 31 पढ़ लिया, लेकिन आपने उसके सब क्लोज बहुत ही कम पढ़े होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम, हमारा आर्टिकल अगला क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल हमारा 32 आ जाता है। आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि आर्टिकल 32 में क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन आज हम इसके जो है आर्टिकल 32 के सब क्लोज जो है वो चारों, आज हम उनको भी विस्तार से देखेंगे, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल जो हमारा 32 है इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने संविधान की आत्मा इसको किस लिए कहा है, इसके दोहरे महत्व के कारण कहा है, ठीक है। और इसका दोहरा महत्व क्या है, इसका दोहरा महत्व यह है कि ये एक तो खुद मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार होने के साथ साथ जो अन्य मौलिक अधिकार है उनकी भी रक्षा करता है, ठीक है। आर्टिकल 32 का फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि आवेदन करने का अधिकार, यानी इनका हनन होने पर हम आवेदन कर सकते हैं आर्टिकल 32 फर्स्ट के तहत। आर्टिकल 32 का सेकंड क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश अथवा निर्देश जारी कर सकता है इससे संबंधित में, ठीक है। आर्टिकल 32 का थर्ड हमारा क्या कहता है कि संसद के पास शक्ति है रिट जारी करने की, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को वह रिट जारी करके दे सकता है आर्टिकल 32(3) के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं हम, हमारा आर्टिकल 32 का हमें 4 क्या कहता है कि न्यायपालिका के पास मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने की जो शक्ति है उसको रोका नहीं जा सकता आर्टिकल 32 के तहत। अब दोस्तों इसमें बता दूं मैं, आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, और जो रिटें कौन कौन सी होती हैं और ये कब जारी की जाती हैं इनको भी हम विस्तार से देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे हम पहली जो हमारी रिट है, इसमें पहली रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो संबंधित है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। इसको हम देख लेंगे। और जब किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया हो और 24 घंटे में दंडाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत न होने पर इसको जो जारी किया जा सकता है, ठीक है। यदि मान लो जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे हो गए उसको, जो नजदीकी मजिस्ट्रेट है और जो यह दंडाधिकारी है उसके सम्मुख जो प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो यह रिट जारी की जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आने आने के समय को काउंट नहीं किया जाता। आगे देखेंगे हम, हमारी अगली रिट कौन सी होती है। इसमें हमारी अगली रीड ये होती है कि परमादेश, यानी मैंडामस। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि लोग व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा अपने कार्य की जिम्मेदारी ना लेना। यानी कि मतलब कोई लोग व्यक्ति है, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई सरकारी संस्था है, तो वह अपना कार्य जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है, तो उसमें जो उसके ऊपर अधीनस्थ न्यायालय है वह उसको जो है, तो जो उसके ऊपर हेड है वो उनको आदेश दे सकते हैं, यानी निर्देश जारी कर सकते हैं उनके लिए। अगली हमारी रीड है तीसरी। इसमें क्या है, ये प्रतिषेध है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध इसमें जो है जारी किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट है, ये अपने अधीनस्थ न्यायालय जो है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे हो जाते हैं सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय।
से उनके विरुद्ध इसको जारी कर सकता है। हमारी अगली रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण हमारा क्या है, इसमें अधीनस्थ न्यायालयों से केस मंगवाना जब फैसला आ गया हो। यानी कि मान लो जो है हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो और केस वो पूरा हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा इसमें जो है उत्प्रेषण जो है इस वाली रिट को जारी करके उस केस की फाइल को मंगवा सकती है। यदि मान लो सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय में कोई केस चल रहा है, ठीक है, और वो केस पूरा हो गया है, तो हाई कोर्ट जो है रिट जारी करके उस केस की जो फाइल है उसको मंगवा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली हमारी रिट है अधिकार परीक्षा। ये क्या क्या कहती है, इसमें किसी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध ये जारी की जा सकती है। असंवैधानिक तरीके से जो पद पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई भर्ती आई, उसने उसमें जो है 10 से 15 लाख रुपए धांधली करवाने के लिए उसने दे दिए, ठीक है, और वह उसमें पेपर में पास हो गया बिना पेपर दिए, और ठीक है, और आगे जो मेडिकल या फिजिकल हुआ उसमें भी उसने जो पैसे भर दिए 10-12 लाख रुपए, और वहां भी वो पास हो गया, लेकिन उसने जो है उसका जो लंबाई वगैरह जो नापी जाती है, फिजिकल होता है, उसने वो कोई नहीं दिया, पेपर भी नहीं दिया, और वह असंवैधानिक तरीके से जो है उसने वर्दी वगैरह धारण कर ली, तो ठीक है, यह उसके खिलाफ भी अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा आर्टिकल 33 हमारा क्या कहता है कि अनुशासन बनाने के लिए संसद को शक्ति दी गई है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कि सशस्त्र सेना के जवानों के मौलिक अधिकारों पर जो है ये प्रतिबंध लगा सकती है, और हमारा दूसरा पॉइंट है कि खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों पर भी यह प्रतिबंध लगा सकती है। मान लो सेना के अधिकारी हैं, हम कोई गुप्त तरीके से युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, यदि कोई सेना का जवान है उसकी वीडियो बनाता है और वह सोशल मीडिया पर डाल देता है तो वह सबको पता चल जाता है, ठीक है, तो वह गुप्त रूप से नहीं होता है, तो उनके इन अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये तो कोई खुफिया एजेंसी है, हम कोई किसी चीज पर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो वहां के किसी व्यक्ति ने उसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी, तो वहां से उस चीज का भी राज खुल जाता है, तो इसीलिए उनके अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगा सकती है संसद। यह संसद को शक्ति दी गई है आर्टिकल 33 के द्वारा। आर्टिकल 34 हमारे क्या कहता है कि सेना विधि अथवा मार्शल लॉ लागू होने पर सेना द्वारा नियम बनाया गया हो तो संसद उस नियम को कानून बनाकर लीगल कर सकती है। मान लो किसी राज्य या किसी विशेष क्षेत्र में जो है सेना विधि यानी मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो वहां के लिए सेना ने कोई नियम बनाया है, तो संसद को यह अधिकार है आर्टिकल 34 के तहत कि संसद उस नियम को कानून बनाकर उसको लीगल कर सकती है, उसको पूरे क्षेत्र में या पूरे देश में लागू भी कर सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम आर्टिकल हमारा 35 क्या कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि अथवा कानून बना सकती है, यह आर्टिकल 35 के तहत, और इसमें अनुच्छेद 16, 17 और 23 के विरुद्ध कानून अथवा विधि बना सकती है। तो दोस्तों हमने अपने आर्टिकल करे 12 से 35 जो हमारे मूल अधिकार है, ठीक है, हमने इसको पूरा कर लिया है। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने जो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहें तो आपको जो है मौलिक अधिकार कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इतना डीप तरीके से आपको कराया है। क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी है, और मैंने जो है 2 से 3 बुक्स में देख करके जो कंटेंट बनाया है, ये किसी एक जगह से कंटेंट नहीं मिला है, 2 से 3 जगह से कंटेंट को ढूंढ करके और बनाने में इसको दोस्तों काफ़ी टाइम लगा है। अगर आप जो है कोई पैड बैच खरीदेंगे तो आपको 700-800 रुपये में आपको कोई पैड बैच मिलेगा, और वहाँ से आप इन नोट्स को बनाएंगे, वहाँ भी आप इतनी गहराई से इनको नहीं पढ़ पाएंगे जितना कि मान लो आप आर्टिकल 32 ही पढ़ते हो तो उसमें आप इतनी गहराई से आर्टिकल 32 नहीं पढ़ते हैं, उसके सब क्लोज भी आप नहीं देख पाते हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों बस अपना प्यार बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे जो चैनल हैं इनको जो है दोस्तों शेयर जरूर करना, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि और जो हमारे भाई बहन है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पॉलिटी की बढ़िया क्लास मिल जाए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।